नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो इनमें से गढ़वाल में जो मंदिर स्थित है नागनाथ पोखरी, सी ऑप्शन सही जवाब है। जो बाकी मंदिर है धौलीनाग मंदिर, बेड़ीनाग और कालीनाग, ये तीनों ही कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो नागनाथ पोखरी मंदिर है ये चमोली जिले में स्थित है। ये नागवंश की प्राचीन राजधानी थी और तक्षक नाग का इसे गढ़ माना जाता है। अगर बात करें धौलीनाग मंदिर की तो यह बागेश्वर जिला कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। और जो कालीनाग और बेड़ीनाग मंदिर है ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से जो सबसे ऊंची चोटी है चौखंबा इनमें से सबसे ऊंची चोटी है। डी ऑप्शन सही जवाब। तो चौखंबा इसकी ऊंचाई है 7138 मीटर और ये गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित है। तो गढ़वाल हिमालय का भाग है और गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित है उत्तराखंड में चौखंबा। अगर बात करें द्रौपदी का डांडा, क्योंकि मैं सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। द्रौपदी का डांडा ये गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री श्रेणी की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 5670 मीटर। अगर बात करें नंदा घुंटी की तो इसकी ऊंचाई है 6309 मीटर और ये नंदा देवी अभ्यारण्य के पास तीर्थ यात्रा मार्ग में स्थित है। जो बंदरपूंछ है इसकी ऊंचाई है 6316 मीटर। ये यमुना नदी का ये उद्गम स्थल है। अगर बात करें उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी की तो सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की है नंदा देवी, ऊंचाई है 7816 मीटर और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। जो नंदा चोटी पर्वत है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये चोटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से घिरी हुई है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1988 में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह है कंचनजंगा 8586 मीटर, परंतु ये सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है, मतलब ये पूरी की पूरी भारत में नहीं है। अगर पूर्णतः भारत की बात करें तो पूर्णतः भारत में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। अगर प्रश्न इस तरह से आता है तो फिर नंदा देवी हो जाएगी 7816 मीटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? तो तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है पौरव वंश, बी ऑप्शन पौरव वंश। तो तालेश्वर ताम्रपत्र इनकी जो खोज हुई है, खोज स्थल जो इनका है तालेश्वर गांव है, सियालदे तहसील है और जिला है अल्मोड़ा। तो ये डिटेल मैंने आपको दे दी इसकी। जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ये तालेश्वर गांव, सियालदे तहसील है और अल्मोड़ा जिले में इनका स्थल है जहां पर ये खोजे गए हैं। प्रमुख जानकारी क्या मिलती है इससे? ये उत्तराखंड में 4वीं से 7वीं शताब्दी के इतिहास का एकमात्र प्रमाणिक स्रोत है और पौरव वंश के अस्तित्व का खुलासा करता है जो कुणिनों के बाद के शासक थे। तो जो पौरव वंश वाले शासक हैं ये कुणिनों के बाद के शासक थे। पौरव वंश के जो प्रमुख तथ्य क्या बताता है ये ताम्रपत्र है, तो ये ताम्रपत्र बताता है कि राजधानी थी ब्रह्मपुर, पौराणिक नाम इंद्र की नगरी और राज्य का नाम था पर्वताकार राज्य। इनके राज्य का नाम पर्वताकार राज्य थे। और कौन कौन से शासक थे? विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। तो इन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है इस तालेश्वर ताम्रपत्र से। बाणभट्ट के हर्षचरित 7वीं शताब्दी के समय की बात है। इसमें ब्रह्मपुर को हर्षवर्धन के अधीन राज्य बताया गया है और इसकी पुष्टि ताम्रपत्रों से ही होती है। ताम्रपत्रों की जो मुहर है इस पर है वृषभ, मछली, गरुड़ और राजाओं के नाम तथा वंशावली। यहाँ पर गुप्त ब्राह्मी लिपि में ये उत्कीर्ण किए गए हैं। और जो वंश है नागवंश, कत्यूरी वंश, यदुवंश, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जो नागवंश है
जो नागनाथ पोखरी मंदिर है, जिसे नागवंश का मंदिर भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और नागनाथ पोखरी को नागवंशियों का गढ़ भी माना जाता है। अगर बात करें कत्यूरी राजवंश की, तो कत्यूरी राजवंश 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का है। इन्होंने कुमाऊं पर शासन किया और उनकी राजधानी पहले जोशीमठ जो कि कत्यूर घाटी में थी और उसके बाद वैजनाथ में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि बागेश्वर जिले में स्थित है। यदुवंश की बात करें तो उत्तराखंड में इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो देवप्रयाग और देवनगर, ये युग्म यहाँ पर सही नहीं है। अगर बात करें काशीपुर, तो देखिए ये इनके क्या है, प्राचीन नाम है। काशीपुर का प्राचीन नाम गोविसाण, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम खगमराकोट और गोपेश्वर का प्राचीन नाम है गोथला। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है बी वाला ऑप्शन। तो इसलिए बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। काशीपुर की बात करें तो काशीपुर शहर का जो प्राचीन नाम है ये है गोविसाण, जो राजा हर्ष के शासनकाल कब था? हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के बीच, इस समय ये गोविसाण नाम प्रचलित था। और चीनी यात्री जो वेनसांग थे, इसने भी इस समय गोविसाण का दौरा किया था। अल्मोड़ा को प्राचीन काल में कहते थे खगमराकोट, तो खगमराकोट के नाम से जाना जाता, और विशेष रूप से कत्यूरी राजवंश के समय। गोपेश्वर, गोपेश्वर को केदारखंड में गोथला के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें देवप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था, तो देवप्रयाग के प्राचीन नाम में जो चीनी यात्री वेनसांग थे, ये अपने लेखों में देवप्रयाग को लिखते हैं ब्रह्मपुरी। तो ब्रह्मपुरी कहा है चीनी यात्री वेनसांग ने देवप्रयाग को। अन्य नाम देवप्रयाग के थे ब्रह्मतीर्थ, श्रीखंड नगर और देवशर्मा प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 5, किस जिले में नचकेता ताल स्थित है? तो नचकेता ताल स्थित कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है नचकेता ताल। सी ऑप्शन सही जवाब। तो नचकेता ताल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित एक झील है, जो पौराणिक कथाओं में नचकेता और यमराज की कहानी से जुड़ी हुई है। तो नचकेता ताल नचकेता और यमराज की कहानी से जुड़ी हुई है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चौरंगी खाल के पास है ये एक झील। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो नाक में किस गहने को नहीं पहना जाता है? तो इसमें देखिए नथ को नाक में पहना जाता है। मुर्खी, मुर्खी क्या है? नाक में नहीं पहनी जाती है। इसके अलावा बुलाक और फुल्ली को भी नाक में पहना जाता है। तो इसलिए जो मुर्खी है वो नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं कौन कौन गहने उत्तराखंड में प्रचलित हैं, पारंपरिक गहने उत्तराखंड के। ठीक है, सिर के जो आभूषण है उत्तराखंड में शीशफूल, मांग टिका, सुहाग, बिंदी या बांदी जिसे बोलते हैं। कानों के आभूषण कौन है उत्तराखंड में? मुरखली, जिसे मुर्खी बोलते हैं। बाली हो गया, कुंडल, कर्णफूल, त्युगल, झुमेक। नाक के आभूषण है नथुली, नथ, बुलाक, फूल और फुल्ली। गले के आभूषण कौन है? गुलूबंद, लॉकेट, चरियों जिसे चरियो भी कहते हैं, हंसुली, कंठी माला, मांगू की माला, चवन्नी माला, चंद्रोली, चंपाकली। ये गले के आभूषण है उत्तराखंड के। हाथों के आभूषण है धागुला, पोंछी, अंगूठी, गुंठी, चूड़ी, कंगन और गोखले। पैरों के आभूषण है कंडवा, पोटा, लच्छा, पाजेब, इमरती, झिमरा, पुआलिया, बिछुआ, पुलिया और पैजाम। कमर के आभूषण है तगड़ी, तिगड़ी भी जिसे बोलते हैं, कमरबंद या करधनी, अतरदान, इत्रदान, स्यू, साल या सुड़ी। तो ये उत्तराखंड ये कुछ प्रमुख आभूषण है और ये सभी चीजें आपको नोट करनी है। तो कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इनको आप नोट भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में। और किससे संबंधित है? तो यह है द्वितीय वर्मन से संबंधित। ए ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं, कुछ और डिटेल यहाँ पे ले आते हैं। तो 1915 में अल्मोड़ा जिले के सियालदे तहसील स्थित तालेश्वर गांव में एक खेत की खुदाई के दौरान 6ठी शताब्दी के ब्रह्मपुर ताम्रपत्रों में उल्लिखित है पर्वताकार राजा। तो यहाँ के जो ब्रह्मपुर जो नरेश हैं द्विजवर्मन, जिसे द्विजवर्मन या द्वितीयवर्मन,
पता होना चाहिए आपको कि कौन सा नाम है। एवं विष्णुवर्मन द्वितीय के 2 ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं। तो यहाँ पर विष्णुवर्मन है, लेकिन वो क्या है, प्रथम है। इनकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ताम्रपत्र पौरव वंश के शासक द्वितीयवर्मन जो कि चौथा शासक था, और उनके पुत्र विष्णुवर्मन जो विष्णुवर्मन कौन सा, द्वितीय, जो 5वां शासक था, इससे जुड़ा हुआ है। इनमें पौरव वंश के 5 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णुवर्मन वन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के अस्तित्व की पुष्टि होती है इन ताम्रपत्रों से। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही डिटेल नोट्स चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको जरधारी क्लासेस के डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। पिछले 1 से 2 साल के करंट अफेयर हो गया, उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक हो गए, जियोग्राफी की बुक हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उत्तराखंड के, सभी की एक ई बुक बना रखी है। हिंदी के नोट्स हो गए, तो ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप डिटेल नोट्स वीडियो फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो हमने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाते हैं और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिटेल प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो बोरेक्स का आयात कहां से किया जाता था? तो तिब्बत से, बी ऑप्शन, तिब्बत। तो कुमाऊं के जो स्वर्णकार थे, तो इनके द्वारा बोरेक्स का आयात मुख्य रूप से तिब्बत से किया जाता था। स्वर्णकार तिब्बत से नमक, सोने की धूल और बोरेक्स जैसे सामान अपने व्यापार के लिए आयात करते थे। तो नमक लाते थे, सोने की धूल लाते थे और बोरेक्स। स्वर्णकारों द्वारा जो बोरेक्स होता है, जिसे सुहागा भी बोलते हैं, इसका उपयोग सोने चांदी के आभूषण बनाते समय फ्लक्स, जो गलाने वाला पदार्थ होता है, इसके रूप में किया जाता है। और ये धातु की क्या करता है, अशुद्धियों को दूर करता है और उसे शुद्ध करने में सहायक होता है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपका 1 मिनट लूंगा UKTPSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए। दूसरा बैच शुरू हो चुका है 20+ फुल मॉक टेस्ट सीरीज का वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए। UKTPSC के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और ये बाइलिंगुअल यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 मई से 12 जून तक ये चलेगा। हर दिन आपको यहाँ पर एक फुल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो आप पुराने सभी टेस्ट दे सकते हैं और आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। हर क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जरधारी क्लासेस ऐप का। तो जरधारी क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चौफुला नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो चौफुला नृत्य है, ये संबंधित है पार्वती से। तो पार्वती से संबंधित है चौफुला नृत्य। डिटेल जान लेते हैं। तो चौ का अर्थ होता है चारों ओर, फुला का अर्थ होता है प्रसन्न होना। मान्यता क्या है इसकी? कि इस नृत्य में मां पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गढ़वाल की एक पर्वत श्रृंखला पर चोरी, जिसे चौफाल बोलते हैं, चौफाल बनाया और अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर इस नृत्य किया। और उस जो चौफाल था उसके चारों ओर फूल खिल गया और भगवान शिव मां पार्वती से प्रसन्न हुए और उन्होंने मां पार्वती से फिर विवाह कर दिया। इसी प्रसंग से चौफुला नृत्य ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चौफुला नृत्य मां पार्वती से संबंधित है और गढ़वाल क्षेत्र में ये नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ अलग अलग टोली में बनाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? पहले नाक के बात कर रहे थे, अभी हम क्वेश्चन आ गया है कि गले में कौन सा आभूषण धारण नहीं किया जाता है। तो बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है वो है तगड़ी। तगड़ी कहाँ पहना जाता है? तो ये कमर में पहना जाता है। देखो, गुलबंद हो गया, चरियो हो गया और हंसुली, ये गले में धारण करने वाले आभूषण है। डिटेल फिर बता दें मैंने आपको, तो ये दोबारा बताने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध है? तो गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध कौन है इनमें से? तो सही जवाब इसका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो बी ऑप्शन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध। तो गढ़केसरी के नाम से है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा।
और वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक और भारतीय इतिहासकार थे। इन्हें गढ़ केसरी, गढ़वाल का शेर की जो उपाधि है 1921 में जब कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ तो इसके सफल नेतृत्व के बाद इन्हें गढ़ केसरी की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल है इसका 2390 वर्ग किलोमीटर और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। अगर बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की तो क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। फूलों की घाटी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 87 वर्ग किलोमीटर और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया था और ये गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ के पास स्थित है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर और 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार ने चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी 3 जो वन्यजीव अभयारण्य थे इनको मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया। तो तीनों अभयारण्यों को मिलकर बना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 1983 में 820 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ वो 3 राष्ट्रीय उद्यान, 3 वन्यजीव अभयारण्य कौन थे? चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी। और ये उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून है, पौड़ी है और हरिद्वार। 3 जिलों में फैला हुआ है राजाजी नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 13, बालचा दर्रा जोड़ता है। तो जो बालचा दर्रा है किसको जोड़ता है? आप देख रहे होंगे आप, हमने हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से आपके लिए यहाँ पर प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो बालचा दर्रा किसको जोड़ता है? तो यह है चमोली और तिब्बत को जोड़ता है बालचा दर्रा। ये ऑप्शन सही जवाब, बालचा दर्रा चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। तो देख लेते हैं कुछ और दर्रे जो चमोली तिब्बत में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं। तो बालचा धुरा दर्रा हो गया, माणा, डुंगरीला, किंगरी बिंगरी, घाटरलिया, कोई दर्रा, मुंडियार, नीति दर्रा, सलसला दर्रा, तंजुन, लमलंग, चौरहोती। तो ये जो प्रमुख दर्रे हैं चमोली और तिब्बत के बीच, उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित दर्रा है वह है कालिंदी दर्रा। चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित दर्रे हैं लातोधुरा, बाराहुती, मार्चयोग और टोपीधुरा। और पिथौरागढ़ तिब्बत में स्थित दर्रे हैं लंपियाधुरा, लेवीधुरा, मनस्या, लिपुलेख दर्रा और दारमा नवीधुरा। ये डिटेल नोट्स हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से भी ये दर्रे याद कराए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? तो गढ़वाल में जो गोरखा शासन है कब से कब तक रहा है गढ़वाल में गोरखा शासन? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए 1804 से लेकर 1815 तक। तो ये ऑप्शन डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए जो गढ़वाल में गोरखा शासन का इतिहास है, सबसे पहले 1791 में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध हुआ। पहली बार गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और ये युद्ध नाम जाना गया लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से। उसके बाद दूसरी बार प्रयास किया 1803 में गढ़वाल पर दूसरा गोरखा युद्ध हुआ, बाड़हाट युद्ध, ये उत्तरकाशी में। तो जो बाड़हाट का युद्ध हुआ उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। फिर तीसरा युद्ध 1803 में दोबारा हुआ गढ़वाल और गोरखा सेना के बीच। तीसरा युद्ध हुआ चमुआ का युद्ध चंबा में। और फिर फाइनली हुआ चौथा युद्ध 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा नामक मैदान, यह है देहरादून में। गोरखा सेना और गढ़वाल सेना के बीच एक बार फिर से युद्ध हुआ। लास्ट जो युद्ध था गढ़वाल और गोरखाओं के बीच, और जो गढ़वाल शासक था प्रद्युम्न शाह, ये इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। और इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया था, क्योंकि कुमाऊं पर तो पहले हो गया था और इसके बाद 1804 में गढ़वाल पर भी हो गया था। तो पूरे क्षेत्र में अब गोरखाओं का शासन हो गया था। गढ़वाल में जो सूबा था जिसे गवर्नर बोलते हैं, तो जो सूबा था गढ़वाल का अमर सिंह थापा के रूप में नियुक्त किया गया था, पहला सूबा। और इसके बाद में उसका पुत्र रणजोर सिंह थापा ने शासन संभाला। कुमाऊं की बात करें तो गोरखाओं ने 1790 में
कुमाऊं पर आक्रमण किया और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। और इसके तुरंत बाद उन्होंने गढ़वाल पर भी चढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। और कुमाऊं पर 25 वर्षों तक 1790 से लेकर 1815 तक गोरखाओं का शासन रहा। 1815 में जब एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ तो इसके बाद अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर कुमाऊं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दस्तूर क्या है? चंद प्रशासन के अंतर्गत एक दस्तूर कर था। तो ये कर क्या था? दस्तूर होता है एक प्रकार का नजराना कर। तो सी ऑप्शन है, नजराना कर था दस्तूर। तो चंद शासन में जो दस्तूर था ये एक प्रकार का नजराना, जो सांस्कृतिक या प्रशासनिक भेंट के रूप में था ये नजराना कर। और दस्तूर के दो प्रकार थे, एक था डाला और दूसरा था भेंट। डाला में क्या होता है? ये गांव के जो सयाना होता था, सयाना जिसको बोलते हैं, सयाना या प्रमुख, इसको अनाज के रूप में दिया जाने वाला जो कर था इसको बोलते हैं डाला, डाला दस्तूर। और जो भेंट था, जब राजा या राज परिवार को विशेष अवसर पर जो दी जाने वाली भेंट थी तो उसको बोलते हैं भेंट दस्तूर। और चंदवंश में 36 रकम और 32 कलम, कुल मिलाकर 68 प्रकार के कर थे। तो 68 प्रकार के कर थे चंदवंश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 16, गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो डोला पालकी आंदोलन के मुख्य नेता थे जयानंद भारती। तो सी ऑप्शन है, जयानंद भारती। तो डोला पालकी आंदोलन की जो शुरुआत हुई जयानंद भारती ने 1923 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में की थी। और यह आंदोलन शिल्पकार समुदाय की विवाह अधिकारों के लिए चलाया गया था, जिनमें जो डोली होती थी, दुल्हन, डोली दुल्हन के लिए और पालकी दूल्हा, पालकी में बैठता है दुल्हन, इनको बैठने से रोका जाता था। तो इसके लिए आंदोलन चलाया गया था। जयानंद भारती को गढ़वाल का गांधी कहा जाता है। तो गढ़वाल का गांधी कहा जाता है जयानंद भारती को। और कुमाऊं का गांधी के नाम से जाना जाते हैं देवकी नंदन पांडे को। और उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमण बडोनी को। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करने हैं, गढ़वाल का गांधी, कुमाऊं का गांधी और उत्तराखंड का गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य इस सीमा का निर्धारण करती है? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की मध्य सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है टॉन्स और यमुना नदी। तो टॉन्स और यमुना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो जो टॉन्स नदी है ये उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है टॉन्स नदी, और फिर हिमाचल प्रदेश के रास्ते बहते हुए यमुना नदी में मिलती है। और टॉन्स नदी यमुना की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो टॉन्स और यमुना ये क्या करती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड का प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो उत्तराखंड का प्रथम राजनेता असहयोग आंदोलन के लिए जेल भेजा गया था, तो नाम था इनका मोहन सिंह मेहता। तो ए ऑप्शन सही जवाब है, मोहन सिंह नेता उत्तराखंड के वो पहले राजनेता है जिन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। अगर बात करें प्रथम महिला कौन थी उत्तराखंड की जिन्हें जेल भेजा गया था, तो वो थी बिस्नी देवी। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए ये उत्तराखंड की प्रथम महिला थी जिन्हें जेल भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, धौलीगंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो धौलीगंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी ये अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन सही जवाब। तो अलकनंदा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह है धौलीगंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती, बालखिला नदी, लक्ष्मण गंगा, विरही गंगा और पाताल गंगा, ये अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? रुद्रगंगा है, जानवी नदी है, सिया गंगा है, असीम गंगा है और भिलंगना। यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, कमल घाट, आसन घाट और गिरिघाट। काली की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कुठिया गंटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू नदी, लधिया नदी, ये काली नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये नदियों के सभी ये चारों नदियां हैं, इनकी मैं आपको सहायक नदियां भी बता चुका है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो रुद्रपुर नामक नगर है तो इसकी स्थापना की थी, जैसे नाम से ही लग रहा है, रुद्रचंद ने। तो रुद्रचंद ने की थी रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना। तो रुद्रपुर की स्थापना
रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। डिटेल जान लेते हैं। तो जो राजा रुद्रचंद है, जो कि कुमाऊं के चंद वंश के शासक रहे हैं, इन्होंने 1588 ईस्वी में रुद्रपुर की स्थापना की थी और ये थे अकबर का समकालीन। तो अकबर का समकालीन था राजा रुद्रचंद, और रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और इसने रुद्रपुर को आक्रमण से बचाव के लिए इसे एक सैन्य शिविर के रूप में स्थापित किया था। रुद्रपुर ये उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है और कल्याणी नदी के तट पर स्थित है रुद्रपुर। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। और यहाँ पर सिडकुल की स्थापना हुई थी 2002 में और इसके बाद रुद्रपुर उत्तराखंड का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बना है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है रुद्रपुर। अल्मोड़ा के जो मल्ला महल है, इसका निर्माण भी रुद्रचंद ने ही कराया था। तो रुद्रचंद ने अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण भी कराया था। और ऑप्शन कौन है? लक्ष्मीचंद और बाज बहादुर चंद। तो लक्ष्मीचंद, इसने पुराने जीर्ण मंदिरों का पुनः निर्माण कराया था और 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था लक्ष्मीचंद ने। बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये हो गया आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, बोलने के लिए 20 क्वेश्चन थे, लेकिन डिटेल मैंने आपको इसकी इतनी बता दी कि यहाँ से आपके कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन कवर हो गए होंगे उत्तराखंड के। और ऐसे ही डिटेल नोट्स के लिए अगर आप डिटेल ई बुक नोट चाहते हैं जरधारी क्लासेस की, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां से जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आप डिटेल वीडियो के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाना है यूट्यूब में, जरधारी क्लासेस की यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से आप डिटेल में नोट्स भी पढ़ सकते हैं, मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और उत्तराखंड के काफ़ी सारे नोट्स, हिंदी के नोट्स हो गए, रीजनिंग के नोट्स हो गए, ये सभी नोट्स की हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।